नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में किन 5 खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले उनकी सुर्खियों पर नजर। उत्तराखंड कांग्रेस का सस्पेंस खत्म, गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष तो हरीश रावत को चुनाव अभियान की कमान। उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिए संकेत, रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठक, कहा तीसरी लहर की पूरी हो तैयारी, नहीं रहेगी बजट की कमी। हरिद्वार महाकुंभ में हुए फर्जी कोरोना टेस्ट घोटाले में पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी, डेल्फिया लैब के मालिक आशीष वशिष्ठ को किया गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक का आज होगा आगाज, उद्घाटन समारोह में शामिल होगा 26 सदस्यीय भारतीय दल। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज मैरी कॉम होंगे भारत के ध्वजवाहक। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी की। आज की टॉप स्टोरी में बात कांग्रेस की। कांग्रेस में लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लंबे समय से सस्पेंस बरकरार था कि कौन कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा और कौन चुनाव संचालन समिति का मुखिया होगा। इस पर लगातार कांग्रेस की तरफ से आपस में राय मशवरा किया जा रहा था। इसमें खींचतान भी नजर आ रही थी, गुटबाजी भी नजर आ रही थी, इसी वजह से इसमें काफी लेट हुई। लेकिन अब फाइनली ये तय कर लिया गया है कि कांग्रेस का नया मुखिया कौन होगा और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसको कहां पर बिठाया जाएगा, कहां कौन से समीकरण फिट बैठाए जाएंगे। और कांग्रेस ने अपनी तरफ से सभी को साधते हुए गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश भी की है। ये इस फैसले में साफ तौर पर झलकता है। तो कांग्रेस की नई टीम पर अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है अब गणेश गोदियाल को। गणेश गोदियाल श्रीनगर से विधायक भी रहे हैं, तो अब गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। प्रीतम सिंह जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थे, वो अब नेता प्रतिपक्ष होंगे, यानी कि सदन में कांग्रेस के नेता होंगे। तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को सौंपी गई है। इसके अलावा जो चुनाव प्रचार समिति है, यानी कि चुनाव जो संचालन करेगी जो समिति, उसका मुखिया यानी कि उसका अध्यक्ष हरीश रावत को बनाया गया है। और इस समिति में 2 अन्य लोग भी हैं, जिनमें प्रदीप टमटा हैं और दिनेश अग्रवाल भी शामिल हैं। तो ये कांग्रेस के तीनों चेहरे, तीनों को एडजस्ट किया गया है। और एक खास बात यह भी है कि कांग्रेस ने 4 कार्यकारी अध्यक्षों के नामों का ऐलान भी किया है। कांग्रेस ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी उत्तराखंड में बनाए हैं, यानी कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष और 1 प्रदेश अध्यक्ष को मिलाकर के कुल 5 अध्यक्ष कांग्रेस में नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस के जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन पर अगर हम नजर डालें तो प्रोफेसर जीतराम, भुवन कापड़ी, तिलकराज बेहड़ और रणजीत रावत, ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चाहे वो चुनाव प्रचार समिति के सदस्य हों, कार्यकारी अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, हर किसी को बराबर एडजस्ट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। यानी कि किसी को भी नाखुश ना रखा जाए, सबको खुश रखा जाए। इसमें प्रीतम सिंह का दबदबा भी कायम है, तो वहीं हरीश रावत का दबदबा भी कायम है। इसके अलावा कांग्रेस ने नई कमेटियां गठित की हैं, जिनमें चुनाव प्रचार कमेटी, कांग्रेस प्रदेश कोर कमेटी, समन्वय कमेटी, घोषणा पत्र कमेटी, चुनाव प्रबंधन कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, आउटरीच कमेटी, प्रशिक्षण कार्यक्रम कमेटी, पीसी कमेटी और मीडिया कमेटी। तो ये तमाम कमेटियां कांग्रेस की तरफ से गठित की गई हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि उन्होंने आभार भी जताया है अपनी पार्टी हाईकमान का, कि उनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया, उनको कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और अब ये कांग्रेस की टीम 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तैयार है। यानी कि उत्तराखंड कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिस बदलाव के संकेत काफी पहले से नजर आ रहे थे, आशंकाएं नजर आ रही थी, लेकिन लगातार इस पर सस्पेंस बरकरार था। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको लगातार बताया है कि कांग्रेस के अंदर ये लगभग तय है कि गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का जिम्मा मिलेगा और प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। और वही बात साबित होती हुई नजर आई। तो कांग्रेस की तरफ से यह फाइनल घोषणा कर दी गई है। गणेश गोदियाल अब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने काफी सारी चुनौतियां भी हैं। अगले साल चुनाव में भी जाना है, कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है उसको खत्म भी करना है। और क्या अब कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी थी, जो खींचतान थी, आपसी खींचतान नेताओं के बीच में, प्रीतम सिंह गुट और हरीश रावत गुट, क्या वो अब खत्म हो जाएगी? इसके बाद कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या ये खींचतान खत्म हो गई और चुनाव संचालन समिति का जिम्मा हरीश रावत को सौंपा गया है। यानी कि हरीश रावत संभवतः कांग्रेस के चेहरे भी होंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के। तो चलिए कांग्रेस के बाद अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। उत्तराखंड में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयारियां भी कर रही है और क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है, इसलिए संगठन को मजबूत करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष
मनीष सिसोदिया एक बार फिर से उत्तराखंड आए। रुड़की वो पहुंचे थे। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत होने वो आए, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। तो इस दौरान मनीष सिसोदिया ने लोगों से ये भी पूछा कि उत्तराखंड में आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, और इसी बात में उन्होंने संकेत भी दिए कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करेगी। हालांकि ऑफिशियली इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। आधिकारिक रूप से ये घोषित आम आदमी पार्टी ने अभी नहीं किया है कि कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, लेकिन जो संभावनाएं वो लगातार जताई जा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया ने संकेत भी कुछ इसी तरह के दिए हैं। उन्होंने लोगों से पूछा है कि आप अपने मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं। उन लोगों को जो इससे पहले, यानी कि उनका निशाना साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ रावत और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ था। क्या उन लोगों को देखना चाहते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उत्तराखंड को गर्त में ढकेलने का काम किया है, या फिर आप किसी फौजी को, देशभक्त को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? लोगों से उन्होंने सवाल भी किए और ये संकेत भी इस बात से साफ स्पष्ट होते हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में कर्नल अजय कोठियाल के चेहरे पर दांव खेल सकती है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा कि 3 मुख्यमंत्री रहे बीजेपी की तरफ से, लेकिन तीनों मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल रहे हैं। तीनों को उन्होंने घेरने का काम किया। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड जब वो आए हैं तो उत्तराखंड के लोगों से उन्होंने सवाल भी किए हैं कि आप क्या कर्नल अजय कोठियाल को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके सकारात्मक जवाब भी मिले हैं। और हालांकि अभी भी इस बात की घोषणा ऑफिशियली रूप से, यानी कि आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी ने नहीं की है, लेकिन मनीष सिसोदिया जिस तरह के संकेत देकर के गए हैं, जिस तरह से उन्होंने लोगों से पूछा, पत्रकार वार्ता में कहा कि क्या आप एक कट्टर देशभक्त को, एक फौजी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो इससे संकेत साफ स्पष्ट होते हैं। आम आदमी पार्टी जल्द ही कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान भी कर सकती है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिले के जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए 31 जुलाई तक सभी जिलों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा कर लिया जाए। तो मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि 31 जुलाई तक इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए जो भी बजट की आवश्यकता होगी, बजट में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, पैसा किसी तरह से कम नहीं होगा। लेकिन संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जो तैयारियां, आवश्यक तैयारियां की जानी चाहिए, उन तैयारियों को कर लिया जाए। सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और बच्चों के लिए अलग से ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की व्यवस्था भी सभी जिलाधिकारी 31 जुलाई तक सुनिश्चित करें। और कोरोना से बचाव के लिए टेस्टिंग और टीकाकरण का अभियान जो चल रहा है वो बेहद जरूरी है, इसको तेजी के साथ किया जाए। तमाम निर्देश तीसरी लहर के मद्देनजर, संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अधिकारियों को दिए गए। चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार में हुए फर्जी कोविड टेस्ट घोटाले को लेकर। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग घोटाला एक उजागर हुआ था, सामने आया था। इस पर काफ़ी हंगामा भी मचा। पुलिस इसमें और एसआईटी अपनी तरफ से तहकीकात कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी कर ली है। हरिद्वार महाकुंभ के फर्जी कोरोना टेस्ट घोटाले में पुलिस ने डेल्फिया लैब के मालिक आशीष वशिष्ठ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आशीष ने ही फर्जी तरीके से टेस्टिंग की जो डेटा है उसको अपलोड किया और तमाम तरह के आरोप आशीष के ऊपर लगाए गए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया कि मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस फर्म के पार्टनर शरद पंत और उनकी पत्नी मल्लिका ने नलवा लैब हिसार और लालचंदानी लैब दिल्ली के साथ टेस्टिंग का ठेका लिया था। और दंपति ने आपराधिक षड्यंत्र कर डेल्फिया लैब के जो मालिक हैं आशीष वशिष्ठ को एक काम दिया गया था, जबकि आशीष वशिष्ठ की लैब आईसीएमआर से अधिकृत नहीं थी। आरोप है कि आशीष ने फर्जी टेस्टिंग की और 1,10,000 संख्या दिखा करके इस फर्जी टेस्टिंग को पोर्टल पर अपलोड कर दिया था। तो ये आरोप लगाए गए हैं। एसपी ने ये बात कही है और इस पूरे मामले में आशीष वशिष्ठ को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि हरिद्वार फर्जी कोरोना टेस्ट मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। चलिए अब बात कर लेते हैं खेलों के महाकुंभ के बारे में। दरअसल खेलों का महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक 2021 आज शुरू हो रहा है। आज इसका आगाज हो जाएगा। हालांकि इसको पिछले साल होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसमें डिले हुआ, 1 साल की देरी हुई और आज ये खेलों का महाकुंभ यानी कि टोक्यो ओलंपिक आज शुरू हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक इस बार क्योंकि कोरोना के साए में हो रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें नई भी होंगी। आपको हम बता दें कि इस ओलंपिक में 206 देशों के 11,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 33 एथलीट खेलों की
40 स्पर्धाओं में ये 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे 206 देशों के। अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह की, तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल भी शामिल होगा। 26 सदस्यीय दल ये भारतीय शामिल होगा। इसके अलावा टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में इसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कोई भी दर्शक नहीं होगा, लेकिन 900 अधिकारी और पत्रकार यहां पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों के साथ ओलंपिक परेड होगी, मार्च पास्ट होगा। इस दौरान अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी कि जो बाइडेन की पत्नी भी यहां पर मौजूद रहेंगी। हालांकि मैक्सिमम जो देश हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इस बार मौजूद नहीं रहेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि ओलंपिक गेम्स के दौरान जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ऐसा नहीं होगा। भारत की तरफ से बात करें तो 26 सदस्यीय दल इस मार्च पास्ट में शामिल होगा, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होगा। इसमें दिग्गज जो मुक्केबाज हैं एमसी मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। ये पहली बार होगा जब सभी देशों के 2 ध्वजवाहक होंगे। तो आज से खेलों का महाकुंभ यानी कि टोक्यो ओलंपिक शुरू हो जाएगा। इस बार उम्मीद है कि भारत का 126 सदस्यीय एथलीट दल वहां पर क्योंकि प्रतिभाग करने गया है। 18 गेम्स हैं, 18 गेम्स की 85 जो मेडल हैं, 85 स्पर्धाएं होंगी। 85 मेडल के लिए भारत दावेदारी वहां पर इस बार करेगा, यानी कि अभी तक का सबसे बड़ा दल भारत का वहां पर गया है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का प्रदर्शन भारत का ओलंपिक के इतिहास में सबसे बढ़िया प्रदर्शन भी हो सकता है। 2012 के ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। भारत ने तब ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि इससे ज्यादा पदक भारतीय एथलीट ओलंपिक में इस बार जीत करके दिखाएंगे। तो हम भी भारतीय एथलीटों को चीयर करेंगे, आप भी भारतीय एथलीटों को चीयर कीजिए, उनका उत्साहवर्धन कीजिए और उम्मीद कीजिए कि भारतीय एथलीट सोने पर निशाना लगाएं और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल इस बार देश को दिलाएं। ये थे अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके आप दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।